बैंकिंग, बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन एक जगह को कहते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है और फाइनेंस को मैनेज करती है, इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला उसको, ठीक है। फाइनेंस को मैनेज करती है, मतलब बैंक के ना 3 मेन फंक्शंस हैं। एक ये है कि लोगों के डिपॉजिट लेना, ठीक है। दूसरा फंक्शन ये है कि लैंड आउट करना, और तीसरा फंक्शन एज एन एजेंट लोगों को सर्विस फराहम करना। तो लोगों के डिपॉजिट्स कलेक्ट करता है बैंक, लोन्स भी देता है, ठीक है ना। और होता यूजुअली ये है कि लोगों के डिपॉजिट्स लेके लोन आउट कर रहा है। तो अगर लोगों के, सबसे पहले तो ये समझना बेसिक बात कि लोग अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखवा रहे हैं, जो कि लोग एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए रखवाएंगे, तब तक वो निकलवा नहीं सकते। मिसाल के तौर पे 3 साल तक के लिए फिक्स करा दिया लोगों ने पैसा, तो लोग उनको जो है ना उसके बदले रिटर्न भी मिलेगा किसी किस्म का, सही ना। जैसे कि अगर इस्लामिक बैंकिंग है तो वो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, और कन्वेंशनल इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग है तो वो इंटरेस्ट एज अ रिटर्न देते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज इस्लामिक बैंकिंग में तो कोई फिक्स नहीं होता, एक रेंज होती है कि इसके दरमियान प्रॉफिट मतलब मिल सकता है। वो हिस्ट्री के पैटर्न के ऊपर बताते हैं, क्योंकि वो एक तरह से आपने इन्वेस्टमेंट की तो वो काइंड ऑफ पार्टनरशिप टाइप का एग्रीमेंट है कि वो कहीं लगेगा पैसा, तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा तो बैंक आपको उसमें से कितना % आपको तकरीबन देगा, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट का एक स्पेसिफिक % बन जाता है। और लेट्स सपोज बैंक इसके ऊपर 10% पर एनम रिटर्न दे रहा है, बहुत ज़्यादा रिटर्न कहलाया ये। ऐसी इकॉनमी जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन फेस कर रही है, तो वह उन इकोनॉमीज़ में तो मतलब बैंक, गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई सेट कर देता है, तो वहाँ हाई इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। लेकिन वो इकोनॉमी जो कि बूम करना चाहती है, जो फास्ट होना चाहती है, ठीक है, फास्ट ग्रोथ चाहती है, उनके इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम होते हैं, तो ये उस हिसाब से 10% भी ज़्यादा है। बहरहाल तो रिटर्न, एक बैंक जो है उसको पैसा अगर मिल रहा है, ठीक है, डिपॉजिटर से, तो बैंक उसको सालाना 10% पर एनम रिटर्न देगा, ठीक है। जबकि वो बैंक आगे लोन आउट कर रहा है वही पैसा, तो लोन आउट करेगा तो कम से कम कितने % पे करेगा? 10% से तो ऊपर ही करेगा ना प्रॉफिट कमाने के लिए। लेट्स सपोज 12% पर एनम पे कर रहा है लोन आउट पर एनम, सालाना 12%। तो ये जो 2% का फर्क है वो इस बैंक का प्रॉफिट है, ठीक है ना। 2% क्या है? बैंक का प्रॉफिट है। बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है? जो लोगों का पैसा अपने पास रखता है उनको इंटरेस्ट जो पे बैक करना है उससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है जब वो लोन आउट करता है उस पैसे को, सही। अच्छा, ये बेसिक कुछ बातें बता रहा हूँ। एक केस, ये तो सेविंग्स अकाउंट का केस है जिसमें पैसा निकलवा नहीं सकता आपका कस्टमर, वो रखा रहेगा। एक केस है आपका करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट के बहुत सारे दूसरे नाम हैं। करंट अकाउंट भी कहलाता है, चेकिंग अकाउंट भी कहलाता है, ये साइट अकाउंट भी कहलाता है, डिमांड अकाउंट भी कहलाता है, ठीक है ना, ट्रांजैक्शनल अकाउंट भी कहलाता है। बहरहाल तो करंट अकाउंट आपका है, उसके अंदर क्या है कि आपने बैंक में अगर करंट अकाउंट खुलवाया, आप बैंक के कस्टमर हो, बल्कि बैंक बन के सोचो, आपके कस्टमर ने, आपके 2 तरह के कस्टमर्स है बैंक के, एक वो जो पैसा जमा कराते हैं डिपॉजिटर्स, और एक वो जो पैसा एज अ लोन लेते हैं। तो बैंक के लिए जिन्होंने पैसा डिपॉजिट किया ना वो लायबिलिटीज है, मतलब कस्टमर्स यूं हैं कि वो पैसा उनका आता है आपके पास, तो वो पैसा आपके पास आ रहा है, उनको आपने पे बैक करना है पैसा उनके बैंक अकाउंट। और करंट अकाउंट में अगर पैसा है ना उनका, अगर उनका टाइप ऑफ अकाउंट करंट अकाउंट है तो जब चाहे पैसा निकलवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फिक्स नहीं करवाया हो, सेविंग्स के लिए फिक्स नहीं कराया हुआ, ठीक है। अच्छा, बैंक लोन आउट करता है किसी और को पैसे, सही है, वो भी कस्टमर्स हैं, वो बोरोवर्स हैं एक तरह के, जो बैंक से बोरो करते हैं, वो लोन्स लेते हैं या बैंक ओवरड्राफ्ट की सूरत में बोरो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एज अ बैंकर जब लोन आउट करोगे किसी को पैसा, तो उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी लिक्विडिटी ख़राब ना हो। लिक्विडिटी मतलब आपके पास इनफ कैश रिजर्व्स तो रहें। पता चला करंट अकाउंट वाले आ गए, वो तो कभी भी अपना पैसा निकलवा सकते हैं। अगर आपके बैंक में टोटल पैसा मिसाल के तौर पे $15 मिलियन जमा कराया हुआ है, सही, $15 मिलियन आपके बैंक में डिपॉजिटेड है, जिसमें करंट अकाउंट से भी पैसा है, या और करंट अकाउंट से चलो गया तो 15 मिलियन है, और सेविंग्स अकाउंट्स का 10 मिलियन है डॉलर्स। तो टोटल आपके बैंक में $25 मिलियन का पैसा अवेलेबल है। अब इस 25 मिलियन में से अगर आप 25 मिलियन डॉलर्स लोन आउट कर दोगे, और जिसको लोन दिया वो तो
कोई लोन टाइम पीरियड बेस्ड होगा ना, कि कितने टाइम बाद वो पैसा देगा। 3 साल के लिए लोन दिया, मॉर्गेज लोन है तो और लंबा होता है, 8 साल 10 साल के लिए। कार फाइनेंसिंग है 6-7 साल की, कुछ भी हो सकता। तो ये करंट अकाउंट वाले जब चाहे एटीएम आके पैसा निकलवाने जब आएंगे तो आपके बैंक में पैसा ही नहीं होगा। तो आपको रिजर्व्स भी तो रखने हैं ना, कि सारे का सारा 25 मिलियन नहीं लोन आउट कर देना है, बल्कि सेफली आप कितना लोन आउट कर सकते हो, 10 मिलियन। कि ये लोग तो 3 साल 2 साल 1 साल जितने टाइम के लिए भी फिक्स्ड है, तो ये तो नहीं आएंगे ना तब तक, सही। तो 10 तो हम सीधा सीधा लोन आउट कर सकते हैं। किस वक्त तक के लिए? उस वक्त तक के लिए जब तक सेविंग्स वालों को वापस नहीं करना। लेकिन इस 15 मिलियन का क्या इसमें से कुछ लोन आउट कर सकते हैं हम? एक बंदा कह रहा है यस और एक बंदा कह रहा है नो। जो यस बोल रहा है वो क्यों कह रहा है नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हक नहीं है। बैंक का हक तो है, कर सकता है लोन आउट। अब बताओ, वो कभी भी निकलवा सकता है। लेकिन यहां पर आ जाता है प्रोबेबिलिटी का गेम, कि हिस्ट्री क्या कहते हैं, क्या बंदे लोग पैसे रखवाते हैं बैंक अकाउंट में तो क्या कभी भी पूरे निकलवा लेते हैं? हिस्ट्री पैटर्न देखा जाता है। एक तो ये पॉइंट हो गया कि पैटर्न देखा जाता है कि सारे का सारा नहीं निकलवा लेते। नंबर 2 ये, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहने जा रहा हूं आगे, लेकिन उस पॉइंट पे आने से पहले एक बात बताऊंगा मैं। इंटर बैंक ऑफर रेट, आप कराची का है तो कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, लाहौर का है तो लाहौर इंटर बैंक ऑफर रेट, कायबोर लाइबोर, ये जो भी इंटर बैंक, इसका मतलब ये होता है बैंक्स आपस में। इंटर बैंक का मतलब बैंक्स आपस में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करते हैं। इसके अंदर मोस्टली आप यूं समझ लो कि स्टेट बैंक, जो आपका मुल्क का सेंट्रल बैंक है, ठीक है ना, आपके मुल्क का जो भी सेंट्रल बैंक है, वो आपको लोन, एक बैंक को लोन कितने रुपए में, कितने रेट पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आपका मुल्क का सेंट्रल बैंक ने इंटर बैंक ऑफर रेट को रखा हुआ है 8%, कि अगर कोई भी कमर्शियल, ये तो हुकूमत का बैंक है ना, हुकूमत के बैंक अलग है, और बाकी जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो हाई स्ट्रीट्स पे मिलते हैं, रोडों पे मिलते हैं और सब मिलता है, हाई स्ट्रीट बैंक्स भी कहलाते हैं। तो जो कमर्शियल बैंक है उसके पास डिपॉजिट्स थे $25 मिलियन के, ठीक है। उसमें से लेट्स सपोज सेंट्रल बैंक ने उसूल लगाया हुआ कि 20% तो आपने रिजर्व रखने हैं, आप सिर्फ 80% लोन आउट कर सकते हो, ठीक है, लेट्स सपोज। तो अगर 80% भी लोन आउट कर सकते हैं तो हम कितना लोन आउट कर सकते हैं? $20 मिलियन। अब सवाल ये उठेगा कि ये $20 मिलियन के अंदर तो सिर्फ सेविंग्स का पैसा थोड़ी है, करंट अकाउंट का भी है, और करंट अकाउंट वाले तो कभी भी पैसा निकलवा के ले जाएंगे। तो अब क्या करें? तो जो रिजर्व हुआ है पैसा 20% उसमें से दे देंगे, नहीं उससे ज्यादा निकलवा गए तो सही है। और रिजर्व भी कम होने के लिए थोड़ी होता है, अगर रिजर्व रखा हुआ है वो निकलवा दिया तो फिर आपने जो लोन आउट किया हुआ वो रिकवर करके फिर रिजर्व उसको भी रखना है। रिजर्व भी तो 20% रखना ही है ना, जितना भी आपका पास पैसा जमा हो उसमें से। तो $20 मिलियन जिसके अंदर करंट अकाउंट का बैलेंस भी शामिल है और सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस भी शामिल है, दोनों कस्टमर्स का। सेविंग्स वाले तो चलो पैसा नहीं निकलवाएंगे, लेकिन करंट वाले तो निकलवा सकते हैं। अब 20 मिलियन में से डायरेक्टली 10 मिलियन सेविंग्स वालों का है, वो लोन आउट किया वो पैसा नहीं निकलवाएंगे। लेकिन ये $10 मिलियन जो आप लोन आउट अगर कर दो तो इसका तो टेंशन होगा ना, कभी भी पैसा निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो दो चीजें, पहले तो एक प्रोबेबिलिटी ये है कि वो सारे एक साथ पैसा नहीं निकलवा सकते, वो नहीं निकलवाते, कुछ ना कुछ पैसा रहता ही है। हर बंदा अपने अकाउंट का जीरो थोड़ी कर देता है बैलेंस, चंद हज़ार निकलवाता है, चंद लाख निकलवाता है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है उसके इस्तेदाद पे, चंद करोड़ निकलवा लिए, लेकिन बाकी वो रहने देता है अकाउंट में, क्लियर। तो जितने रहने दे रहा है उसका तो मसला नहीं है, लेकिन जितने वो मांग रहा है वापस, अगर वो अवेलेबल नहीं हुए तो फिर क्या करना पड़ेगा? इस कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से लोन लेना पड़ेगा, और कमर्शियल बैंक को किस रेट पे मिलेगा? 8% पे। अब केस समझना, अब तक आई होप आप फॉलो कर रहे हैं। तो कमर्शियल बैंक ने सेविंग्स अकाउंट वालों को मिसाल के तौर पर देखना किस किस तरह से सिनेरियो है। कमर्शियल बैंक के पास पैसे की सोर्सेज, पहले इनफ्लोज क्या थे? इनफ्लोज थे सेविंग्स अकाउंट्स के डिपॉजिट्स, ठीक है ना, तो वो $10 मिलियन के थे। उसके ऊपर सालाना कितना इंटरेस्ट देना था? 10%, तो $1 मिलियन
टू पे सालाना इंटरेस्ट, वो बैंक के लिए कि बैंक को जो पे आउट करना है, जबकि बैंक ने ये लोन आउट किया 12% के ऊपर, ठीक है ना, तो बैंक इस 12% में सालाना रिसीव कितना करेगा, $1.2 मिलियन। तो यहां डिफरेंस में 0.2 मिलियन बैंक का क्या हो गया, प्रॉफिट। क्लियर है, ये बैंक का प्रॉफिट हुआ। सही है। दूसरे इनफ्लो पे आते हैं, ये थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करना चाहूंगा ताकि दिख रहा है ना, क्लियर है अभी भी, ठीक है। दूसरे इनफ्लो पे आते हैं, करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट के डिपॉजिटर्स ने जमा करवाया था 15 मिलियन, ठीक है ना। अब टोटल 15 मिलियन उन्होंने जमा कराया था, और लेट सपोज सेंट्रल बैंक ने कोई रिजर्व नहीं रखा हुआ। एक होता है रिजर्व परसेंटेज, सेंट्रल बैंक रखता है कि इतना तो आपने बैंक में रिजर्व रखना है, सारा लोन आउट नहीं करता है। लेट सपोज कोई परसेंट नहीं है, सारे का सारा अगर लोन आउट कर देता है, तो करंट अकाउंट के ऊपर एक बैंक को करंट अकाउंट वाला जो पैसा है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट तो नहीं देना ना। जब लोग अपना करंट अकाउंट में पैसा रखवाते हैं तो बैंक ने उनको उमूमन कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता, क्योंकि वो कभी भी निकलवा सकते हैं। बैंक को तो सिक्योरिटी नहीं है ना, कभी भी जाए निकलवा दें, तो बैंक तो खुले दिमाग के साथ लोन आउट भी नहीं कर सकता वो पैसा। लेकिन अगर बैंक वो सारे का सारा लोन आउट कर दे करंट अकाउंट वालों का पैसा, अभी थोड़ी देर के लिए सोचो करंट अकाउंट वाले नहीं निकलवाने आ रहे, अगर बैंक सारे का सारा लोन आउट कर दे, तब भी बैंक को 0 इंटरेस्ट देना है। किनको, करंट अकाउंट वालों को, क्योंकि 15 मिलियन जो रखे करंट अकाउंट वालों पे, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। लेकिन बैंक जो है 12% इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो कितना हो जाएगा वो 1.8 मिलियन, मेरे ख्याल से 1.8 मिलियन, ठीक है ना। $15 मिलियन लोन आउट कर रहे हो और 12% पर एनम पे, तो 10% होता है 1.5 और यस 1.8, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 1.8 मिलियन की इनकम बैंक सालाना कमाएगा इसमें से। लेकिन कैसे कमा लेगा, अगर लोग लेने आ गए तो, उसके ऊपर मैं अभी आ रहा हूं। अगर लोग लेने आ गए तो क्या होगा, बैंक कितने % के ऊपर लोन आउट कर रहा है पैसा, 12% पे। अगर लोग लेने आ गए तो ये कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से उधार ले लेगा, और सेंट्रल बैंक किस पे देगा, कौन से रेट पे देगा, 8%, तो स्टिल 4% का प्रॉफिट है यहां। सेविंग्स से भी ज्यादा प्रॉफिट है, ये कह लो इस केस के अंदर। समझ आ रही है, क्योंकि अगर बैंक ने उस लोग अगर लेने आ भी गए ना, और शायद सारे का सारा पैसा निकलवाने आ गए, पहली बात तो सारे का सारा नहीं निकलवाने आएंगे, चलो रीजनेबल हो जाते हैं, लोग $15 मिलियन में से $8 मिलियन निकलवाने आ गए, $8 मिलियन लोग निकलवाने आ गए अगर, तो $8 मिलियन क्या करना पड़ेगा, वो सेंट्रल बैंक से लोन लेना पड़ेगा। किस रेट पे मिलेगा, सालाना 8%। तो $8 मिलियन का सालाना 8% जो होता है वो 0.8 में से 0.096, .64, तो सालाना इस पर इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 64 मिलियन। 1.8 मिलियन कमा रहे हो आप 15 पे, और उसमें से 8 मिलियन तक भी अगर निकलवाने आ गए ना, तो वो सेंट्रल बैंक से फौरी लोन मिल जाता है, लेके वो आपने आपके उससे जो जिन्होंने अपना पैसा रखा था उनको दे दिया, तब भी आप जो है वो प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, 1.8 की बनस्बत 0.64 अगर माइनस करता हूं मैं 1.8 में से 1.16, तब भी आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, $1.16 मिलियन। समझ आ रही बात, क्लियर हुई। तो इस पूरी बात का कंक्लूजन ये है कि अगर एक बैंक के पास सेविंग्स वाले लोग पैसा रखवा रहे हैं, तो वो तो वैसे ही फिक्स हुआ हुआ है पैसा, तो बैंक उसको खुल के लोन आउट करेगा, और जितने ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन आउट करेगा उतना बैंक का प्रॉफिट है, और सेविंग्स वालों को पे बैक करना होगा इंटरेस्ट उसमें से, ठीक है ना। मतलब सेविंग्स वालों के इंटरेस्ट पे बैक करने के बाद जो बचा वो बैंक का प्रॉफिट है, कह लो। इसी तरीके से करंट अकाउंट वालों ने अपना पैसा रखवाया, बैंक को उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता, बैंक ने वो पैसा लोन आउट कर दिया, और उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक कमा ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं बैंक को, सारा बैंक का, क्योंकि पे बैक कुछ नहीं करना इंटरेस्ट। लेकिन अगर इसमें सवाल ये उठता है लोग निकलवाने आ गए पैसा, तो जितने लोग जितनी अमाउंट निकलवाने उतना बैंक उधार ले सकता है सेंट्रल बैंक से, सेंट्रल बैंक से उधार लेगा, और वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। किससे लोअर, जितने में ये बैंक यूजुअली लोन आउट करता है उससे
उससे लोअर इंटरेस्ट रेट पे यही बैंक सेंट्रल बैंक से ले सकता है उधार का पैसा। क्लियर हो गई? तो हमेशा जब भी बैंक, याद रखना, कोई भी बैंक जब भी पैसा लोन आउट करता है ना, तो वो एक टर्म यूज करता है, जैसे कराची का है तो काइबोर प्लस, लेट्स सपोज काइबोर प्लस 2%, कि भाई आप लोन कितने की देंगे सालाना, कितने परसेंट, वो कहता है काइबोर प्लस 2%, तो मतलब 2%, काइबोर प्लस 2%, वॉट एवर द काइबोर इज, वॉट एवर द इंटर बैंक ऑफर रेट इज। समझ? अगर इंटर बैंक ऑफर रेट 12% पे पहुंच गया तो इंटरेस्ट रेट आपने जो लोन आउट किया उसका हो जाएगा 14%। समझ आई? इस बात को और से समझना। अगर आपने बैंक से, अगर आप बैंक को, आपके पास कस्टमर आया, उसने गाड़ी निकलवाई, आपने कहा कि क्या आप कितने परसेंट जो है ना पर एनम मुझे आपको जो है ना इस कार फाइनेंसिंग का पैसा देना होगा। आपने कहा कि भाई हम आपको, आप 7 मिलियन की गाड़ी खरीद रहे हो, 7 मिलियन रुपीस की गाड़ी खरीद रहे हो, उसमें से 2 मिलियन तो आपके अपने लगेंगे, 20 लाख तो आपके अपने लगेंगे, ठीक है ना, तो माइनस कर दो 2 मिलियन, क्योंकि बंदे का भी तो डिपॉजिट लगेगा ना, तो ठीक है, 2 मिलियन माइनस कर दो, वो तो बंदे का अपना लगेगा। तो बैंक आपको, आप कह रहे हो उसको कि बैंक आपको 5 मिलियन की लोन देगा। 5 मिलियन होता है इतना, 50 लाख, ठीक है। 50 कहने में नहीं आता देख के, लेकिन आदत बना लेना, इसको देख के बंदा कहेगा 5, उसको अगर बोलना है तो फिर इंग्लिश में बोलो 5 मिलियन, और 50 लाख बोलना है तो फिर इसको उर्दू में ऐसे लिखना पड़ेगा, तब जाके 50, ये लाख के 2 जीरो और 3 जीरो हज़ार, सही है। 12, तो 50 लाख का बैंक ने लोन दिया एट द रेट काइबोर प्लस 2%। तो उस साल वो बना, वो वाला लोन उस साल बना मिसाल के तौर पे 10%, टोटल 10% के हिसाब पे, मतलब काइबोर कितना होगा, 8% काइबोर होगा यकीनन। अब बंदा सोचा जबरदस्त 10% पे लोन मिला, इसका मतलब ये है इस 50 लाख पे सालाना 10%, मतलब सालाना 5 लाख मुझे देने होंगे एज एन इंटरेस्ट। सही है, बंदा ये सोच रहा है। 2 साल बाद क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमी स्लो करने का डिसीजन ले लेते हैं कि भाई इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं। बैंक, अगर सेंट्रल बैंक ऑर्डर वो डिसीजन ले लेता है कि नहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, इंटर बैंक ऑफर रेट बढ़ाना पड़ेगा, इंटर बैंक ऑफर रेट वो ले गया मिसाल के तौर पे 12% पे, तो 12% पे अगर काइबोर चला गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 2% तो बैंक का प्रॉफिट है। अब जब ये 14% हुआ तो बंदा कह रहा है भाई 14% का मतलब तो ये हो गया कि मुझे 50 लाख पे 7 लाख सालाना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 5 लाख सालाना से 7 लाख कैसे हो गया, 2 लाख में इजाफा हो गया। तो आपने तो 10% लगा था, अब तो 10%। बैंक कहेगा कैसे 10% पे दे दूं मैं लोन, मुझे खुद 12% पे मिल रही है पीछे से, मैं 10% पे कैसे लोन आउट कर दूं। सही है, तो बैंक का ये कांस्टेंट है, उसके पीछे बैंक ने इंटर बैंक ऑफर रेट को एज अ वेरिएबल रखा हो कि जो भी इंटर बैंक ऑफर रेट होगा उसके ऊपर 2%। अभी आपका नसीब इकोनॉमी कैसे चलती है, क्लियर है। बहरहाल आपको ये बता दिया कि 2 जगह से पैसा आ सकता है, करंट अकाउंट से आ सकता है या सेविंग्स अकाउंट से आ सकता है, उसको लोन आउट कर सकते हो। करंट अकाउंट के अंदर बेहतरीन गोल्डन पोजीशन बैंक के लिए ये होती है कि करंट अकाउंट से पैसा आए और बैंक लोन आउट कर दे और करंट अकाउंट वाले पैसा निकलवाएं भी ना, तो बैंक को लोन भी नहीं लेना पड़ता और सारे का सारा लोन आउट हो जाए अगर, तो जितना ज्यादा लोन आउट कर सकता है लोन आउट करके उतना प्रॉफिट कमाएगा बैंक, ठीक है। एक सवाल ये पूछा है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लोन ही ना दे। जब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रेट सेट किया हुआ है कि काइबोर मिसाल के दिया, कोई भी इंटर बैंक ऑफर रेट लेट सपोज 20% है, इतना ज्यादा है, तो अगर आप 20% देने के लिए राजी हो, मतलब बैंक की बात करो, अगर बैंक 20% देने के लिए राजी है सेंट्रल बैंक को, तो सेंट्रल बैंक लोन दे देगा। अगर सेंट्रल बैंक चाह रहा है नहीं ये तो बहुत तेजी से लोन जा रहा है, हमें और स्लो करना है इकोनॉमी को, तो सेंट्रल बैंक स्लो करने के लिए ये नहीं कहेगा कि मैं लोन नहीं दे रहा, वो इस परसेंटेज को बढ़ाएगा और एक्सपेंसिव कर देगा लोन्स को। जब सेंट्रल बैंक और एक्सपेंसिव करेगा तो लोगों तक तो ये फिर उसमें अगर प्लस 2% भी करें तो और ही एक्सपेंसिव जाना है ना, तो लोगों को भी एक लोन ऐसा पड़ेगा कि 50 लाख पे हर साल तकरीबन जो है ना 15 लाख देने पड़ते हैं, 15 लाख के करीब।
तो लोग भी कहेंगे यार 50 लाख लोन पे हर साल 15 लाख देने पड़ते हैं और 3-4 साल बाद पूरे 50 लाख वापस भी करने पड़ेंगे, तो लोगों को जितना एक्सपेंसिव होता रहेगा लोग उतना कम लोन डिमांड करेंगे, क्योंकि लोगों की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गई। बोरो करने की अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो लोग कम डिमांड करेंगे, क्योंकि लोग कम डिमांड करेंगे तो फिर कमर्शियल बैंक भी कम डिमांड करेगा सेंट्रल बैंक से। तो सेंट्रल बैंक अगर ये चाह रहा है कि मनी सप्लाई को कम करे, रोके, तो सेंट्रल बैंक अपना इंटर बैंक ऑफर रेट तेज कर देता है। और ये बहुत सारी बातें अभी हमने कर ली ऑलरेडी, इस चीज को अब सबको पढ़ना है हमें आगे, ठीक है जनाब। तो बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स, जिसमें करंट अकाउंट के भी हो सकते हैं और सेविंग्स अकाउंट के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये करंट अकाउंट के साथ स्टार लगा हुआ है, लेकिन इसको स्टार को डिफाइन नहीं किया, मैं बताता हूँ। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शनल अकाउंट्स भी कहलाता है, करंट अकाउंट जो है वो साइट अकाउंट, डिमांड अकाउंट भी कहलाता है, ठीक है ना, अलग अलग नाम है। करंट चेक अकाउंट भी इसका एक नाम है। तो बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंस्टीट्यूशन है लोगों के पैसे, लोगों के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और लोन्स देता है अपने कस्टमर्स को, ठीक है। बाकी बैंक की जो है ना और सर्विसेज भी हैं, फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट प्रोग्राम, रिटायरमेंट अकाउंट्स प्रोवाइड कर देता है। रिटायरमेंट अकाउंट्स ये है कि ज़्यादातर तो कंपनीज के अंदर ही कोई जॉब कर रहा है ना, तो कंपनीज के अंदर ही वो जो है ना एम्प्लॉयज़ के वो बने होते हैं, ऐसी स्कीम्स बनी होती है कि उसमें वो पैसा जमा कर रहा है। पेंशन फंड्स बने होते हैं कि लोगों की हर महीने की सैलरी से एक अमाउंट कटता है, सही ना, और एम्प्लॉयर उसको जमा कर रहा होता है, एम्प्लॉयर खुद भी अपने किसी बैंक अकाउंट में जमा कर रहा होता है, ताकि जब बंदा रिटायर हो जाए ना, तो जो फंड जमा हुआ है ना, उस फंड में से बंदे को हर महीने कुछ अमाउंट एज अ रिटर्न मिले, ताकि रिटायरमेंट के बाद बंदे की कोई सोर्स ऑफ इनकम हो। लेकिन अगर किसी कंपनी के अंदर ये ना हो रिटायरमेंट प्लान, कोई किसी किस्म का पेंशन फंड्स ना बनाओ, तो बैंक भी ये सर्विसेज देता है कि आप हर महीने हमें जमा करें पैसा, हम आपको रिटायरमेंट प्लान बना के दे रहे हैं, ठीक है ना, IRA के नाम से, जैसे इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट बना के दे रहे हैं कि इसमें आप हर महीने एक अमाउंट जमा कराते चले जाएं। लेकिन उसका एक एग्रीमेंट होता है, उसमें से निकलवा नहीं सकते, और निकलवाओगे तो फिर वो अकाउंट खत्म भी हो जाएगा, राइट। तो आप निकलवा नहीं सकते, आप जब तक रिटायर हो रहे, जब तक ऑन जॉब है तो तब तक जमा कराते रहे, जैसे रिटायर हो जाए तो आप अपना क्लेम करेंगे, फिर तो महाना उस अकाउंट में से आपको एक रिटर्न मिलता रहेगा। और वो ऐसा रिटर्न होगा कि वो आपका जो अमाउंट है वो तो फिक्स्ड रहा, उसके ऊपर एक तरह से आप इंटरेस्ट इनकम कमाओगे, ये कह लो। तो सूद की नज़र से अगर इसको हम देख रहे हैं, सो हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये तो जायज़ ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपका एक अमाउंट फिक्स हुआ हुआ है, उस पर आप सूद खा रहे हो, दैट्स नॉट इट। लाइक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ना कि आप वैल्यू क्रिएट करो और रिटर्न में वैल्यू आए, उसमें आप ये नहीं करते कि आपने जो है ना पैसा एक जगह रखवा दिया और विदाउट एनी रिस्क आपको रिटर्न मिलता जा रहा है, ठीक है ना। इस्लामिक जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बोलता है कि आपने जिस चीज़ का रिवॉर्ड ले रहे हो ना, तो उसका रिस्क भी बेयर करोगे। सो रिस्क फ्री रिटर्न्स का ऐसा तस्वुर नहीं है, ठीक है। बहरहाल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की बात करते हैं, बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की भी सर्विसेज देता है। यार बहरहाल ये सारी वो सर्विसेज हैं, मैं इतना लंबी नहीं कर रहा, ये दोनों वही सर्विसेज हैं जिसके अंदर जो है ना बैंक ये फैसिलिटी दे रहा है आपको कि आप अपना पैसा जमा कराओ किसी ना किसी तरह से, डिपॉजिट्स कराओ, और उसके बदले बैंक आपको रिटर्न देगा, सेविंग्स अकाउंट की तरह कह लो, ठीक है। बैंक के पास जितना डिपॉजिट आता जाएगा बैंक उसको लोन आउट करता जाएगा और कमाता भी तो जाएगा। और रिटायरमेंट अकाउंट के अंदर भी बैंक को फायदा ही फायदा है कि बंदा जब 60 साल का होगा तब पेंशन लेगा ना। 40 साल की उम्र से बैंक में जमा कराना शुरू हो गया पैसा, तो कितने सारे लोग अगर जमा कराना शुरू हो जाए तो बैंक तो इतने 20 साल उसको लोन आउट करते करते कोई भी इंटरेस्ट नहीं दे रहा, कमा ही रहा है, सही है। करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज देता है बैंक क्या कैसे, क्योंकि आपका बाहर से कोई पैसा आ रहा है, एक तो आ रहा है बाहर से सूटकेस में लेके डॉलर्स या वॉलेट में लेके आ रहे हैं, तो वो इतना अलाउड नहीं होता, वो एक लिमिटेड अमाउंट अलाउड है, चंद $1000 जो आपको अलाउड होते हैं एयरपोर्ट के अंदर ट्रैवल करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन बाकी आपके ऊपर मतलब समझ लो ये एक रेगुलेशन है आपके सर पे गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने अपना अगर जो भी अमाउंट मंगवाना है वो बैंकिंग चैनल के जरिए मंगवाना है। तो आपका अमाउंट अगर कोई आपकी सोर्स ऑफ इनकम बाहर से है और वो डॉलर्स की सूरत में आ रहा है, तो आपके बैंक अकाउंट में आपको PKR में दिखेगा। तो डॉलर किसने रख लिया अपने पास? बैंक ने, सेंट्रल बैंक के पास चले गए, समझो सेंट्रल बैंक के रिजर्व में आ गए, या हर बैंक के अपने रिजर्व के अंदर डॉलर आ गए, और आपको क्या मिला उसके बदले रुपीस, ठीक है। लेकिन ये वाले जो इंटर बैंक होता है ना, दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री में पैसा आया तो इसके जो डॉलर्स है वो सेंट्रल बैंक के पास चले जाते हैं, जो इसके बदले आपको रुपीस करके कि भाई आपको डॉलर का काम ही नहीं है इस मुल्क में, आप रुपीस खर्च करें। और बैंक को इसलिए डॉलर रिजर्व्स का काम होता है क्योंकि बैंक को पेमेंट्स करनी होती है। सेंट्रल बैंक को क्यों डॉलर रिजर्व्स का काम होता है? क्योंकि इंपोर्टर्स को डॉलर चाहिए होते हैं, क्योंकि इंपोर्टर जब कुछ इंपोर्ट करते हैं तो उनको पेमेंट डॉलर्स में करनी होती है, तो वो भी सेंट्रल बैंक को अप्रोच करेंगे ना डॉलर्स के लिए।
फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज जो हमारे अब फॉरेन एक्सचेंज बिजनेसेस जो आसपास खुले होते हैं ना हाई स्ट्रीट पे, वो चंद डॉलर्स के एक्सचेंज के लिए होते हैं जो बंदा लेके ट्रैवल करना चाहता है। वो इतने बड़ा अमाउंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं होते। जब बात मिलियंस ऑफ डॉलर्स की आ जाए तो वो उसके लिए परसू करता है कोई भी इंपोर्टर बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स, और कमर्शियल बैंक्स परसू करते हैं उसके लिए सेंट्रल बैंक को। सेंट्रल बैंक के पास कहाँ से आ रहा है डॉलर रिजर्व? ऐसे आ रहा है कि जब बाहर से किसी का पैसा आ रहा है तो डॉलर्स सेंट्रल बैंक रख रहा है और उसके बाद पीकेआर कन्वर्ट करके उस बंदे को दे रहा है जिसका पैसा, सही है। सो बहरहाल तो बैंक आपका करेंसी एक्सचेंज को भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अच्छा, और बैंक डिपॉजिट बॉक्सेस भी फराम करता है, नहीं लॉकर्स फराम करता है कि बैंक में बाकायदा लॉकर है, की से खोलो दराज निकलते उसमें आप जो भी अपने वैल्यूएबल्स रखना चाहो। तो बैंक के लॉकर्स लोग क्यों रखना, अपने घर की जगह बैंक में रखना क्यों पसंद करेंगे? सिक्योर है, सेफ है। 2 चाबियां होती है, एक आपके पास और एक वहां के बैंकर के पास, ठीक है।